2021 के एरा में अगर आपने कोई पढ़ाई करनी है तो उसका क्या तरीका होगा, ठीक है। क्योंकि असल जी में जी बहुत सारे जो लोग हैं वो जो पुराने स्टाइल की जो पढ़ने का तरीका था, जो राइजुल वक्त है, आप सब लोगों से पूछेंगे, मैं अगर 100 लोगों से मैं एनेस्थीसिया के पूछूंगा तो 100 में से 101 लोग ये कहेंगे कि जी मॉर्गन पढ़नी है। एम राइट? जी सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज में लैंग सीरीज की कोई किताब किसी आप लोगों में से किसी एक बंदे ने भी पढ़ी? लैंग की सर फार्माकोलॉजी पढ़ी थी मतलब। नहीं, लैंग सीरीज की कौन सी फार्मा को, वो कैटजंग पढ़ी होगी ना? कैटजंग जी तो कैटजंग समझ आती थी? पढ़ी सिर्फ वही थी सर, ओखी सोखी जैसी भी सब समझ आती थी। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि उस किताब के पैटर्न में जिसको कहते हैं कि इजी इजी अंडरस्टैंडिंग होती थी उसमें? नहीं सर, मैं तो नहीं समझता। बिल्कुल भी नहीं समझते। तो उसके बाद जो उसके अलावा जो बाकी लैंग सीरीज की जो किताबें थी, गेनोंग, हार्पर, आर्जेलास्ट, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, मुझे बताएं कोई उनकी उनमें तो से सर बहुत डिफिकल्ट थी वो। बहुत डिफिकल्ट थी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल से ये लैंग सीरीज की, यानी कि आप समझ लें कि पांच पांच मिरासी खड़े हुए हों और वो उनमें जो छठा बंदा वो कहे कि नहीं नहीं ये 5 लोग मिरासी हैं, मैं नहीं हूं मिरासी, तो आप क्या जी कहेंगे? जी। उसकी बात पे यकीन करेंगे आप? नहीं। नहीं करेंगे ना? तो प्लीज अल्लाह का वास्ता है कि ये जो भेड़ चाल का जो लफ्ज है ना, ये भेड़ चाल, ये मेरे ख्याल पाकिस्तानियों के लिए ही बना है कि अपनी अकल अपनी समझ को इस्तेमाल नहीं करना, जो दूसरे ने कह दिया। जो है आपने आबिद आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं की है, ये आप कोई मैसेज लिख दें कि ज्वाइन द ऑडियो। एक ये मैसेज है, ठीक है। तो देखें मतलब पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप खुद एनालिसिस करें अगर आपको समझ नहीं आता कोई टॉपिक। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्लीज वॉलंटियर करें, किसी ने अगर कोई एक टॉपिक पढ़ा हो, हिरा, मदिया, उस्वा, यासीन, आप में से किसी ने कोई एक टॉपिक जो पढ़ा हो वो प्लीज बताइए, कोई टॉपिक, एनीवन। सर एयरवे मैनेजमेंट पढ़ा है। एयरवे मैनेजमेंट पढ़ा है, ठीक है। तो अब एयरवे मैनेजमेंट की ही मैं एग्जांपल ले लूं अगर, ठीक है, तो मुझे बताइए कि एयरवे मैनेजमेंट में आपके ख्याल से क्या नॉलेज होनी चाहिए आपके पास? तो उसको असेस करने का तरीका आना चाहिए, नंबर वेरी 1। गुड, शाबाश, नंबर 1 हो गया। दूसरा? और सर उसके साथ फिर उसी असेसमेंट से रिलेटेड कि उसको किस तरह, मतलब अगर हमें डिफिकल्ट एयरवे मतलब वी फाइंड इट कि ये डिफिकल्ट एयरवे है, तो फिर उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, उसके स्टेप्स आने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उस दरमियान में एक और चीज होगी ना कि आपको एयरवे की एनाटमी भी नहीं आनी चाहिए, सर बिल्कुल। ठीक है। एयरवे की एनाटमी नहीं आएगी आपको, तो आप एयरवे की एनाटमी के बारे में कैसे आप उसको असेस कैसे करेंगे? और सर उसके बाद आपको, उसके बाद अगले नंबर पे चीज आएगी, मैनेज करने से पहले आपको एयरवे से रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जी एम आई राइट? ठीक है। तो सर। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी ट्रबल शूटिंग आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि भाई कोई डिफिकल्ट एयरवे के प्रिडिक्टर्स क्या हैं, ठीक है। तो मतलब लाइक ये कि ये होगी तरतीब इसकी। तो अगर आप एनाटमी पे आ जाएं तो आपको नोज की एनाटमी पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से जब एयरवे को हम सिक्योर करने के लिए जब हम लारिंगोस्कोप यूज करते हैं तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसकी आपको नर्व सप्लाई, एयरवे की नर्व सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज भी है, लेकिन एक्चुअली नर्व सप्लाई इज द वन विच यू शुड बी नोइंग इन डिटेल्स, ठीक है। तो वो आपको उसकी सेंसरी सप्लाई कौन सी होती है, मोटर सप्लाई कौन सी होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको एयरवे के प्रेडिक्टर्स, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम डिफिकल्ट एयरवे के प्रेडिक्टर्स देखने हो तो डिफिकल्ट एयरवे में दो चीजें आती हैं। एक डिफिकल्ट एयरवे में डिफिकल्ट मास वेंटिलेशन आती है और एक डिफिकल्ट इंट्यूबेशन या लेरिंगोस्कोपी आप कह लीजिए, ठीक है। बल्कि तीन स्टेप्स में इसको डिवाइड कर ले, डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन, डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी एंड डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। ये तीनों में मामूली मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन लाइक ये कि आपको मास्क वेंटिलेशन के फैक्टर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर अगर पेशेंट ई डेंचुलस है तो उसमें मास्क वेंटिलेशन डिफिकल्ट होगी।
अगर किसी पेशेंट का जो है वो सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर डिफिकल्ट मास वेंटिलेशन होगी, ठीक है। उसके बाद बियर्ड पेशेंट हो उसके अंदर प्रॉब्लम होगी, एल्डरली पेशेंट हो उसके अंदर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप उसमें फैक्टर्स को चॉक आउट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपको जो है जो इसमें एयरवे की असेसमेंट के लिए जो हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं अगर आपने एयरवे को असेस करना हो। तो सबसे पहले यही कि कोई उनकी ओरल ऑपरेशन या मतलब कोई उनकी पहले सर्जरीज तो नहीं हुई, कोई ओल्ड ट्रॉमा तो नहीं है मैक्सिलरी फेशियल, ठीक है, या डेंचर से रिलेटेड कि कोई डेंचर उनका रिमूवेबल तो नहीं है, अगर लगाए हुए हैं फॉल्स डेंचर्स हैं तो बिल्कुल कोई ठीक है। टूथ तो नहीं रहा उनका। उसके बाद आप माउथ ओपनिंग के बारे में पूछेंगे, नेक में पेन के बारे में पूछेंगे, आप स्नोरिंग के बारे में पूछेंगे, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पूछेंगे, ठीक। और सर हम मालम पट्टी क्लासिफिकेशन भी तो करते हैं उसमें। हाँ जी, वो केयर असेसमेंट में वो नंबर 2 पे आएगा ना। पहले सबसे पहले हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ओके सर। तो एग्जामिनेशन में क्या कुछ करते हैं एयरवे को एग्जामिन करने के लिए? तो उसमें मालम पट्टी स्कोरिंग होती है, हम माउथ ओपन करा के इंसिजर टू इंसिजर इंसाइजर्स डिस्टेंस चेक करते हैं, हम उनकी नेक मूवमेंट चेक करा के सर्कमफ्रेंस चेक, मतलब सर्कमफ्रेंस तो नहीं, पोजीशन ऑफ द चिन चेक कर लेते हैं टू द ऑक्सीपिट। नंबर 3 पे जॉ प्रोट्रूड करवा 4 पे जॉ प्रोट्रूड लोअर जॉ प्रोट्रूड करा के हम चेक कर लेते हैं कि बिहाइंड द अपर जॉ या मतलब जॉ उसका आगे अपर जॉ से आगे प्रोट्रूड हो जाता है कि नहीं। ठीक है। और थायरोमेंटल डिस्टेंसेस और स्टर्नोमेंटल डिस्टेंसेस, ठीक है। और उसके बाद वो एक फार्मूला होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है लेमन का नाम सुना है? लेमन लॉ। नहीं। लुक, एवेलुएट, मालम पट्टी, इसमें 2 चीजें और भी होती हैं लेमन में। किसी ने पढ़ा है ये लेमन? नहीं, कभी नहीं सुना। अच्छा, अब मैं बेसिकली आपसे जो मैं लेकर आ रहा हूँ ना इस तरफ आपको, वो मैं ये लेकर आ रहा हूँ कि मुझे बताइए कि जो किताब आपने पढ़ी है उसके अंदर इस तरह लिखा हुआ है? नहीं। तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं वो किताब? क्योंकि सुना है क्वेश्चन आईएमएम में वहीं से बन के आते हैं। सही। ये किसने आपको ये सहीफे वाली बात बताई है? सीनियर्स ने। अच्छा, देखिए मैं आपको इसमें ये एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप सारे लोग जो मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने क्लास के टॉपर्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, जब आप एफएससी में थे या मेडिकल कॉलेज में थे तो आप लोगों को दूसरों की मतलब लाइक है कि चले मैं मेडिकल कॉलेज को भी छोड़ दें, एफएससी की मैं बात करूंगा क्योंकि वही ग्लोरियस टाइम था ना। तो मुझे बताएं कि हर सारे जो हम लोग जो डॉक्टर बनते हैं वो क्लास के उन स्टूडेंट्स में से होते हैं जिनसे लोग आके पूछ रहे होते हैं, जिनको रोल मॉडल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि सडनली व्हेन यू आर एट द प्राइम ऑफ योर कैरियर, so why you are only trying to listen what your so-called seniors are telling you? Why don't you yourself try to peep into the reality? ठीक है, जो एक किताब के जिसमें से कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एक किताब जिसका पैटर्न ही कोई नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि वो किताब आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट दे सकती है। डू यू अंडरस्टैंड? जी। ठीक है। तो जो ये आपको जो कहते हैं ना कि इसी में से पेपर आता है, उसी में से होता है, उनसे यही जो मैं आपको क्योंकि बाय द वे मैंने इत्तेफाक से ये आपने वो जो टॉपिक का नाम लिया है इसके मैंने एक दफ़ा क्वेश्चंस बनाए थे, तो वो मैं आपसे एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ।
और आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको इस तरीके से कहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी। अब ये अजहर भाई आ गए हैं, अजहर भाई आपको बताते जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज डिफिकल्ट वेंटिलेशन, व्हाट आर कॉजेज एंड इट्स एंटिसिपेशन। जी अजहर, अजहर आवाज आ रही है? सर अभी आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। Well, question is के what is difficult ventilation, what are the causes and its anticipation. The difficult ventilation where we cannot ventilate a patient. ठीक है। The causes may be inability to pass the endotracheal tube, difficult airway, ठीक है। or any other pathology like a tumor or deformity that we cannot ventilate a patient. ठीक है, यानी कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफिकल्ट इंटुबेशन एंड डिफिकल्ट Sir. वेंटिलेशन, ठीक है। Sir. तो अब आप अगर आप इसको करें तो ये, और बेसिकली डिफिकल्ट वेंटिलेशन का मतलब ये होगा कि अगर ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट इज अनएबल टू वेंटिलेट अ पेशेंट, ठीक है। या इंटुबेशन में डिफिकल्ट इंटुबेशन का मतलब होता है कि अगर इफ अ ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट इज अनएबल टू इंटुबेट द पेशेंट आफ्टर 2 or 3 attempts, ठीक है ना सर? तो इसकी क्या क्या कॉजेज होंगी? So, that may be there are many causes, anatomical causes जो आते हैं, protruding jaw, incisors लंबे होना, जो कि ना limited mouth opening, और सर जो syndromes होते हैं उनमें भी काफी जो ना issues आ सकते हैं difficult ventilation के, intubation के। और जो हम मालम पट्टी क्लासिफिकेशन करते हैं वो 3 or 4 उसमें आ जाते हैं सर। मालम पट्टी क्लासिफिकेशन किसी को याद है? सर उल्टा बस कर लें, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह कर दो। उसमें 1 जो फाशल पिलर, सॉफ्ट हार्ड प्लेट दोनों नजर आते हैं, और इस तरह ये हो गए यूविला भी, दिस इज 1। और 2 में जो ना एक स्ट्रक्चर कम हो जाएगा, जिसमें हार्ड प्लेट भी नजर आएगी, सॉफ्ट प्लेट भी नजर आएगा, और फाशल पिलर्स भी नजर आएंगे। अच्छा, उसमें 3rd में जो है वो सॉफ्ट और हार्ड प्लेट नजर आएगी, 4 में सिर्फ हार्ड प्लेट नजर आएगी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला भी एक है, पुश, PUSH। और अब आप एक एक चीज इसमें से कम करते जाएं। सर ये समझ आ गया ना? P से पिलर्स हैं, U से यूवला है, S से सॉफ्ट पैलेट है, और H से हार्ड पैलेट है, ठीक है। तो 1 में चारों नजर आ रहे होंगे, फिर उसमें P गायब हो गया, फिर U आ गया, USH हो गया, फिर सिर्फ सॉफ्ट और हार्ड पैलेट नजर आ रहा होगा, और सिर्फ हार्ड पैलेट नजर आ रहा होगा। तो वो ये समझ आ गया आपको? जी सर। तो 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। सर इसकी एंटीसिपेशन हमें जो है ना, एक तो मालम पट्टी से कर सकते हैं, वो थायरोमेंटल डिस्टेंस से कर सकते हैं, और फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ नेक से कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द नेक एक्सटेंशन है, और उसके कर सकते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ द नेक, यस सही कह रहे हैं आप, सर्कमफ्रेंस भी है, थायरोमेंटल और थायरोमेंटल डिस्टेंस जो होता है। और वो कितना होता है और कितना होना चाहिए? थायरोमेंट greater than 3 centimeters, 3 finger breadths. जी। आपको थायरोमेंटल डिस्टेंस, थायरोस्टर्नल डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस, और उसके बाद माउथ ओपनिंग जो है वो जो है जॉ प्रोट्रूजन, ठीक है। और मैंने आपको एक फाइल शेयर की है, एक मिनट इसको ओपन होने दीजिए, जस्ट। अच्छा, अगर आपने मिसाल के तौर पे ये एयरवे के टॉपिक को कवर करना है ना, तो देखें ये क्वेश्चंस, ये क्योंकि देखें इस टाइम पे मैं आपको लाइक कि मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताना चाह रहा हूँ कि आपने अगर कुछ भी पढ़ना हो तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए।
आपको किसी एक टॉपिक को, जैसे ये एक यहाँ पर लिखा हुआ है विल्सन रिस्क स्कोर, ये किसी ने नाम सुना है विल्सन रिस्क स्कोर? नहीं। तो सुना है। ये विल्सन रिस्क स्कोर के अंदर ये 5 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? बक टीथ, वेट, नेक मूवमेंट, मालम पट्टी, जॉ प्रोट्रूजन। ये जितना ज्यादा स्कोर होगा उतनी ज्यादा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होने के चांसेस होंगे, ठीक है? ये लेमन लॉ जो है, लुक, इवैल्यूएट, माउथ ओपनिंग, ओबेसिटी, नेक मोबिलिटी, ये सारे बेसिकली वो फैक्टर्स हैं कि जो आपने एयरवे को असेस करते वक्त देखने होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको भी बताया था, हिस्ट्री ऑफ नेक पेन, टीएम जॉइंट की पेन, माउथ ओपनिंग, लूज टूथ, आर्टिफिशियल टूथ, स्नोरिंग, नेजल ब्लॉकेट। अच्छा, होर्सनेस की क्या सिग्निफिकेंस होगी अगर होर्सनेस हो रही है? रिकरेंट लेंजियल नर्व या एक्सटर्नल लेंजियल नर्व की पैरालिसिस की वजह से ट्यूमर भी हो सकता है। मतलब आप ये समझ लें कि कोई आप एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का एक साइन होगा ना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखिए कंजेनिटल एनोमलीज अगर कोई हो, जैसे पीडियाट्रिक्स होती हैं खासतौर पे, डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या एयरवे की प्रॉब्लम होती है? डायबिटीज मेलाइटिस में एयरवे की क्या प्रॉब्लम होती है? तो इनको एक्सटेंड करते हुए नेक डिफिकल्टी होती है ड्यू टू ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या देते हैं? चलिए कोई और बताए। देखें, जो होता है ना उसको कहते हैं, जो वो आपका प्रेयर साइन, ठीक है? प्रेयर साइन का मतलब ये होता है कि जब आम पे किसी आप अपने, जिस तरह वो जो नॉन मुस्लिम जो हिंदू हैं वो जो करते हैं ना, वो जो हाथ जोड़ते हैं, ठीक है? तो वो बेसिकली जब वो हाथ जोड़ें तो अगर हाथों के दरमियान में कोई गैप ना हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी, और अगर वो जो आपने देखा है ओल्ड एज के जो होते हैं लोग, या जो डायबिटिक होते हैं ना, वो अपने उनके जॉइंट्स स्टिफ होते हैं, वो अपने हाथों को बीच में जोड़ नहीं पाते, उसके दरमियान में गैप आ रहा होता है, ठीक है? सर तो दैट इज अ साइन कि भाई इनमें ये एक इनडायरेक्ट एक इवैल्यूएशन होती है जो आपको मिलती है, ठीक है? अच्छा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिजीज का नाम किसी ने सुना है? जी सर। इस डिजीज के अंदर एयरवे की क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन और एडिमा हो रहा होता है, जी जी, पेन हो रही होती है, तो बिल्कुल। उससे रिलेटेड जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है वो भी इफेक्ट होगा, वेरी गुड। वर्टिब्रल कॉलम्स भी इफेक्ट होंगे, नेक एक्सटेंशन में प्रॉब्लम होगी। जी, बेसिकली उसके अंदर ना एक तो ये कि नेक मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और दूसरे उसके अंदर ना एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो जब सबलक्सेशन की वजह से बेसिकली वो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको इवन क्वाड्रिप्लीजिया हो जाएगा, क्योंकि नेक के लेवल पे अगर स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन हो जाएगी तो वो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने आप लोगों को फाइल भेजी है, ये मैं बेसिकली एक स्टूडेंट थी, उन्होंने ना ये मैंने क्वेश्चंस भेजे थे, ये पिछले साल की बात है, तो उन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर्स प्रिपेयर किए थे, ठीक है? तो मैंने तो आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, आपसे ही पूछा है अभी इसी वक्त, तो मैंने आपको बताया ये है। कोई पूछे ना वेयर इज सोबान, इज इट, आर यू हियर सोबान, कैन यू लिसन? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सी किताब है जो आपको ये आंसर देगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको ये सवालों के जवाब आने चाहिए, ठीक है? सर आई डोंट नो, इसके लिए मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। एग्जैक्टली तो यही तरीका है। अगर आप लोगों ने देखें लकीर का फकीर बनना है, अगर आप लोगों को एक जिसको कहते हैं ना कि बोसीदा तरीके से, और एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक निकम्मा बनना है, तो फिर तो आप लोग अपने सो कॉल्ड सीनियर्स की बात को माने, क्योंकि वही तरीका चलता आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने आप को जो है वो ऐसा रखेंगे, ये एक आपको इट इज वंस फॉर ऑल, ठीक है? तो फिर तो आपको इस तरह ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? एंड इट इज बिलीव मी कि आपको शायद पहले 1-2 टॉपिक पढ़ने में मुश्किल हो, लेकिन जब आपको ये बात समझ आ गई कि मैंने पढ़ना किस तरीके से है, तो फिर आप लोग बहुत आराम से चीज़ों को, और आप देखें ये जो अजहर अभी बोल रहे थे ना,
ये आपसे काफी सीनियर है, ठीक है, और ये इस वक्त सफर कर रहे हैं, ये आपके सामने उस सिस्टम की का एक एनालिसिस आपके सामने मौजूद है कि जिन्होंने अब एग्जाम में आके वो सफर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो तरीकाकार एक जिसको कहते हैं, ये मेरा किसी खातून से सवाल होगा, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए कि आपको पता है कि पहले ज़माने में ख़वातीन खाना किस तरह बनाती थी? वो एक हांडी कूटा होता था, उसके अंदर वो कूट के और उसमें मसाले पीसती थी और उसमें खाना बनाती थी, ठीक है। तो अगर 2021 में अगर कोई बंदा कहे कि भाई बेगम साहिबा आप वो जो है ना वो हांडी कूटा में पीस के करें, मेरी अम्मा भी उसमें बनाती थी खाना, तो आप उनको क्या जवाब देंगी कि ये 2021 है, अब मेरे पास चॉपर है, ग्राइंडर है, मैं उसमें खाना बनाऊंगी। एम आई राइट? ऐसा ही है ना? ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। तो जो है वो यही तरीका है कि अब 2021 के अंदर किताबें जो है ना, देखें जो किताब प्रिंट होती है वो किताब प्रिंट हुए हुए बहुत साल हो चुके होते हैं, जब वो आपके हाथ में आती है किताब, उसको प्रिपेयर हुए हुए कम से कम 1-1.5 साल तो वैसे ही हो चुका होता है। अगर वो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन आए तो भी उसकी प्रूफ रीडिंग और उसको प्रिंटिंग में, तो किताबों में कभी भी मैनेजमेंट अपडेटेड नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो अगर हो भी तो उसके अंदर एक टनल विजन होता है। टनल विजन का मतलब ये होगा कि आपको एक किताब के अंदर एक खास पैटर्न नजर आएगा और उस पैटर्न के अंदर उसमें उसी तरीके से चीज लिखी होगी। लेकिन अगर आपसे कोई एक एग्जाम में जब पूछा जाता है या इवन अगर आपसे एमसीक्यूज में कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो उसके अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी कि ये मॉर्गन के सफा नंबर 75 से सवाल पूछा जा रहा है। इट विल नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए होगी और उसके बगैर आप आंसर नहीं दे सकेंगे, ठीक है। अगर आप रट्टा मार के आंसर दे भी देंगे तो आप एक वक्त आंसर दे देंगे, दूसरी दफा आप फंस जाएंगे। तो इसलिए जो इंक्विजिटिव जो स्टडी है, या ये आप समझ लीजिए एक तरीका होती है प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव स्टडी में ये होता है कि आपने मॉर्गन का एक सफा पढ़ा और उसके बाद आपने ये एक्सपेक्ट किया कि भाई इसमें से जो सवाल पूछा जाएगा मुझे उसका आंसर आता होगा। दूसरा तरीका जो बेहतर तरीका है वो है रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी ये तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यू क्रिएट अ क्वेश्चन एंड देन फाइंड द आंसर, ठीक है। मेरी बात समझ आई है आपको? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने जिस हवाले से आप पूछा था कि मुझे कोई बुक वगैरह बता दें, ये बुक नहीं है, मैं सुभान मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए जिंदगी में ना कोई चीज का भी शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट के पीछे भागेंगे ना तो आपको हासिल कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि जो जूनियर्स भी हैं वो अगर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ऐसा पढ़ें कि इट बिकम्स वंस फॉर ऑल, ठीक है। क्योंकि अगर आप मुझे बताइए कि जो बंदा फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है और वो थायराइड पढ़ रहा है तो क्या वो 4th ईयर में जब पहुंचेगा तो थायराइड बदल जाएगा? थायराइड तो नहीं बदलेगा। आईएमएम लोग सवाल पूछते हैं कि सर मैं आईएमएम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे बताएं कि मैं क्या पढूं। तो मुझे इसका मैं आंसर आपको ये दूंगा कि क्या थायराइड जो है वो 4th ईयर रेजिडेंसी में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो आप लोग क्यों अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो तो तुम शूदर हो, तो तुम जब 4th ईयर में पहुंचोगे तो तुम ब्राह्मण बनोगे तो तब तुमको मुश्किल चीजें पढ़नी होंगी, अभी तुमको नहीं पढ़नी होंगी। Why don't you finish that topic once for all? और it is not difficult. Believe me, it is not difficult at all. मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप अगर अपने अंदर से दिमाग के अंदर से ये डिफरेंशिएशन निकाल देंगे ना कि ये IMM है, ये FCPS है, ये MCPS है, ये MS है, ये DA है, आप ये निकाल के आप सिर्फ टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी नॉलेज इतनी होगी कि आप किसी के सामने भी बैठ जाएं, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो वाइवा हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो SAQs हो, आपका वो आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी और अगर आप जैसे सवाल पूछ रहे हो आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। उसकी वजह यह है कि आप इस सिस्टम में अभी ढीठ नहीं बने हो। वो जो यहाँ पर 4th ईयर रेजिडेंट अगर कोई मेरी बात सुन रहा होगा तो उसके लिए अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो इम्यून हो चुका है।
तो आप तो मैं आपके ऊपर तो मैं सबसे ज्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एंड यू कैन मैं सर असल में थोड़ी सी मेरी बात सुनेंगे। मैं इस हवाले से पूछ रहा था, मुझे एनेस्थीसिया की कोई एज सच नो हाउ ज्यादा नहीं है, तो मैं पूछ रहा था कि मैं ट्रेनिंग में एंटर होने से पहले कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिकली एनेस्थीसिया से रिलेटेड अगर कुछ मैं पढ़ लूं कि मुझे ट्रेनिंग के दौरान कुछ थोड़ा सा पता हो कि जी सिस्टम कैसे चल रहा है, वो तो आपकी सर जो तैयारी के लिए बात है वो तो बिल्कुल सही बात है, उसमें तो कोई तो शक देखो वाली मैं बात मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह अलिफ बे पे होता है ना, तो एनेस्थीसिया का जो पहला टॉपिक है ना वो एयरवे। जो लोग सही ट्रेनिंग है। कर रहे हैं, आप लोग डेली यही नहीं करते भाई? आप लोगों में फर्स्ट ईयर रेजिडेंट कौन कौन है? एनीवन? ऐसे ही है ना? देखें तो आप ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? देखें और देखें, मैं आपको बताऊं, बहुत मैं आपको मेरी बातें ना इस वक्त बिल्कुल परियों की कहानी लग रही होंगी कि ये क्या बातें कर रहे हैं, ये हमें तो किसी ने नहीं बताया। हम तो जिससे पूछते हैं वो कहता है जी मॉर्गन का सफा पढ़ लो। मॉर्गन से ये, जिस तरह ये यासीन ने जवाब दिया ना कि मॉर्गन से ही पेपर बनता है, दिस इज व्हाट बिलीव मी, मैं उस इंसान से मैं हाथ जोड़ के मैं कहूंगा कि खुदा के लिए लोगों को गुमराह ना करें। हम लोगों ने ये कसम खाई भी है कि ना खेलना है ना खेलने देना है। तो खुदा के लिए आप लोग अपने ऊपर रहम करें और नॉलेज के जो पढ़ाई है ना उसके साथ इंसाफ कीजिए। आप यकीन करें, आपने सुभान ये पूछा ना एनेस्थीसिया क्या है, तो एनेस्थीसिया एक पूरे का पूरा समुंदर है, ठीक है? और एनेस्थीसिया में आप डूबते जाएं और आपको पता चलता जाएगा। आई लव एनेस्थीसिया मोर एवरी डे, रियली आई लव एनेस्थीसिया। व्हाई? बिकॉज एवरी बुलशिट ऑफ मेडिकल साइंस comes in anesthesia. You name anything, चाहे आप ऑर्थोपेडिक्स में खड़े हो, चाहे आप गायनी ऑप्स में खड़े हो, चाहे आप कहीं पर भी खड़े हो, तो अगर आप तरतीब से चीजें नहीं करेंगे तो आप नहीं होंगे, ठीक है? मैं आपको इन पर्सन में आई विल टेल यू, ठीक है, कि बेसिकली अगर आपने शुरू करना है तो आपको एयरवे के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको बेसिक एनेस्थीसिया इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको रिससिटेटिव मेडिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट प्रोसीजर किया जाता है, फॉर एग्जांपल स्पाइनल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बाय द वे, जो किसी ने स्पाइनल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने में से किसी ने स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में? अजहर, अगर आप पढ़ना आपका टाइम ना जाए, क्योंकि ये मैं बहुत ही बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, समझ आई? नहीं सर, रिवीजन हो रही है। अच्छा सर, एक अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक आधी बात में भी जो है ना वो कर श्योर बिल्कुल। आप इस फाइनल के बारे में बताइए सर। मैं बता देता हूँ, उससे पहले एक जहन में बात सर, बात ये है कि देखें, खेलना तो क्रिकेट खेलना, हम आउट ऑफ ग्राउंड बैठ के तो ये बहुत सारे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, यार इस तरह करना था, इस तरह करना था। बात ये है कि पढ़ना इज एन आर्ट, इट्स अ नॉट कि भाई हम, और मैं अभी तक भी काफी हद तक जब तक आपकी गाइडलाइन नहीं थी तो मैं ए से शायद जो प्रीफेस जो होता है ना वो भी कोशिश करता था, पढ़ता था। नो, दिस इज नॉट राइट, नीदर वो आपको याद रहता है, ना ही आप वो काम का है, ना ही उससे एग्जाम आना है। वी हैव टू डेफिनेटली एक टारगेटेड ओरिएंट स्टडी होनी चाहिए। अगर हम एयरवे का फॉर एग्जांपल टॉपिक ले लेते हैं, अगर मैं पहले पूछूं कि अभी इस लेवल पे मुझे आ रही है चीजें, पहले नहीं आती थी, कि भाई एयरवे में मुझसे क्या पूछा जा सकता है। एक डेफिनेटली डिफिकल्ट एयरवे की होगी, डेफिनेशन होगी, कॉजेज होंगे, उसकी मैनेजमेंट होगी। अगर हम ब्रॉड इसमें कर लें तो उससे ज्यादा ना कहीं एमसीक्यूज में पूछा जाना है, ना किसी वाइवा में टॉक्स में नहीं पूछा जाना। अब मसला ये हो रहा है, जो हो रहा था मेरे साथ, आई होप कि इंशाल्लाह अभी बेहतर होगा, कि अभी जो है ना मैं सिर्फ काम की बातें ढूंढने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे कोई एमसीक्यू का किताब हो, या जो भी हो, एंड आई ट्राई टू समराइज ऑन फोकस ऑन द वेरी लिमिटेड थिंग्स, कि यार यही आना है। और दिस इज बेसिकली एन आर्ट,
बेसिकली एन आर्ट है कि हमने किस तरह पढ़ना है। ये जो पहली सतर से जो ना वो आखिरी सतर तक शायद हम रटाफिकेशन वाले स्कूल्स में पढ़े हुए में, तो शायद ये अंडर मैट्रिक तो चल जाता है, अच्छा ही चलता है, लेकिन ये जो घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, एक ही एमसीक्यू एक ही टॉपिक पूछा हुआ 15 तरीकों से बनाया जा सकता है, उसके वैल्यूज आगे पीछे करके, यानी पूछी चीज तो वही जा रही होगी, लेकिन यू हैव टू थिंक। और ज्यादातर अभी मैं कंटिन्यूस एग्जाम में ये भी है, ज्यादातर एमसीक्यूज आपको के थिंकिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। इट्स नॉट लाइक रटा कि भाई होंगे 2-4 हो सकता है वो रटे वाले भी एमसीक्यूज आ जाते हों, लेकिन मोस्टली जो है ना एमसीक्यूज वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को, उसमें एवरेज आप देख लें कि 1 से 1.5 मिनट होता है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। उसमें आपने रीड भी करना है और कोई हो सकता है डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा रिकॉल तो डेफिनेटली इंसान करता ही है, तो इट इज बेसिकली अ डिफिकल्ट एग्जाम, इसमें कोई शक नहीं है। सर मेरी बात पूरी हो गई, पता नहीं आपने क्या पूछा। नहीं, मैं आपको बिल्कुल यही मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको नो योर एनिमी, ठीक है। आपने कोई भी काम करना है तो पहले आप देखें, आपको एक टॉपिक पढ़, आप मैं इसकी बहुत सादा, मैं तो देखें, मैं आपको इसमें कोई चीज पढ़ा नहीं रहा, मैं तो आपको सिर्फ पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। आपने कहीं बाजार जाना है, आपने कोई चीज खरीदारी करनी हो, तो पहले आप ये सोच के नहीं जाते कि मैंने क्या खरीदना है, मैंने ये चीज खरीदनी है। ज्यादा से ज्यादा इवन अगर खवातीन बदनाम है ना, खवातीन खरीदारी के मामले में, यानी कि वो वहां जाके सोचती हैं कि हमने क्या करना है, लेकिन फिर भी इवन वो भी वहां जाके 2-4 दुकानों से एक चीज को देखती हैं, फिर उसके बाद जो उनको पसंद आती है वो उसमें से चीज ले लेती हैं, ठीक है। उनका दिमाग में होता है कि भाई अगर मैंने सर्दियों का कपड़ा लेना है तो वो मोटा होना चाहिए, अगर वो गर्मियों का कपड़ा है तो वो पतला होना चाहिए, अगर मैंने कोई पार्टी वेयर लेना है तो वो कोई ऐसा होना चाहिए कि जो डिसेंट हो, और अगर मैंने किसी शादी पे जाना हो तो मुझे कोई चमकीला भड़कीला कपड़ा लेना हो। यही होता है ना। तो यही चीज पढ़ाई के अंदर में क्यों नहीं आप अप्लाई करते? आप लोग माशाल्लाह यू आर द क्रीम ऑफ द नेशन। खुदा के लिए अपने ऊपर रहम कीजिए। मैं फिर बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो सीनियर्स आपको ये बात कहते हैं ना कि मॉर्गन पढ़ो, उनसे कहो कि सर आप हमें एक टॉपिक के बारे में उसका आउटलुक बताएं कि उसमें से क्या क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये जो आंसर है ना कि जी ये पढ़ लो, दिस इज नॉनसेंस। देखें, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं तो देखें इसी सिस्टम की पैदावार हूं, मैंने रगड़े खाए हैं, मैं बार बार फेल हुआ हूं, और उस नतीजे के पहुंचने के बाद आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं क्यों इस वक्त यहाँ बैठा हुआ अपने आप लोगों के साथ सर खपा रहा हूँ। वो इसलिए मैं सर खपा रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारा सिस्टम एक रॉटन सिस्टम है। हम लोग दूसरों को देख के अंधी तकलीद करते हैं और ना कोई दूसरे की हेल्प करता है ना कोई, बल्कि एक और भी बात है कि दूसरे ये हैरान होते हैं कि यार इसको, ये मुझे सलाम कर रहा है, या ये मुझे मैसेज कर रहा है, या ये मेरे से बात कर रहा है, या ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है, इसको डेफिनेटली कोई मतलब है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको बहुत रियलिस्टिक होकर बात बता रहा हूँ। मैं आप लोगों से सबसे बहुत सीनियर हूँ। मैंने 2013 में मैंने FCPS किया था। मैंने उसके बाद मैंने FCPS के अलावा मैंने 3 से 4 मैंने इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस ली हुई हैं। आई डोंट नीड, बिलीव मी, लेकिन मैं इसको मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, ठीक है, कि मैं लोगों के पीछे लगा रहता हूँ। ये अजहर मुझे बहुत सालों से जानते हैं, ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं, आप लोग तो सब जूनियर हैं, और मेरे लिए आप लोग सबसे, क्योंकि आप लोग ही सिस्टम बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने सारी बातें सुनने के बाद अगर आपने फिर अपने आप को उसी एक रॉटन सिस्टम में डालना है और आपने कहना है कि नहीं भाई मॉर्गन से ही पेपर बनता है, तो आप यकीन कीजिए ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक टॉपिक पढ़ें, ये मैं एयरवे से ही शुरू कर लें, मैं आपको एयरवे चैलेंज करके कहता हूँ कि आप एयरवे मेरे तरीके से पढ़ें, उसके बाद आप अपने प्रोफेसर के सामने बैठ जाएं और उससे कहें कि आपसे एयरवे के बारे में कोई सवाल पूछे, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपको वो सवाल आता होगा। बल्कि आप अपने फिर सेकंड ईयर रेजिडेंट से वो सवाल पूछेगा ना, थर्ड ईयर रेजिडेंट से, बल्कि जो एग्जाम के लिए बैठ रहा होगा उससे भी पूछेगा कि सर ये क्या होता है, उसको छेड़ने के लिए उससे सवाल पूछेगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसको वो सवाल का जवाब नहीं आता होगा, क्योंकि मुझे पता है हमारा सिस्टम ही ऐसा है। लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चीज आप लोगों के अपने हाथ में है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोगों को मैं सब लोगों को ये मैसेज है मेरा, सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, try to create questions and find the answers. This should be your way to go. You don't have to read
जिस तरह अजहर ने बताया कि मैं प्रीफेस भी पढ़ता था और सफ़े के पहले सफ़े से लेके आखिरी सफ़े तक पढ़े जा रहा हूँ, समझ कुछ नहीं आ रहा, उसमें ये कोई पता नहीं है कि मैंने इसमें से रिप्रोड्यूस क्या चीज करनी है। ठीक है, एनी क्वेश्चन प्लीज। सर एक क्वेश्चन जी, कि मॉर्गन के जो कंटेंट लिस्ट है वो वहां से टॉपिक्स पिक किए जा सकते हैं या कोई और सोर्स है कि आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, मैं आपको भी सोर्स बता रहा हूँ, मैंने ये बात पहले भी शेयर की थी, आप लोगों ने शायद, आप नए आपको तो माफ है, ये पहले लोग जो मौजूद हैं उनमें से कुछ लोगों ने डेफिनेटली वो देखा होगा। मैं आपको ये बताऊं कि देखें, दो तरह के सोर्स होते हैं, एक होता है ये आपकी किताबें और एक है लेटेस्ट जो तरीका पढ़ने। मैंने, आप यकीन करें, मैंने दुनिया में जाकर देखा है, मैं FRCA के साथ वालों के साथ मैंने कोर्स अटेंड किया था, वहां पर मुझे जाके मैंने इस चीज को रिकन्फर्म किया कि भाई आजकल कोई किताब को नहीं चाटता इस तरीके से। आर्टिकल्स पढ़े, आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप कोई एक टॉपिक का नाम लें, उसका आर्टिकल पढ़ें, और फिर चैलेंज मैं आपको करता हूं कि किसी दूसरे की दुनिया की कोई किताब, एक किताब में तो वो नॉलेज होती ही नहीं है जो रिव्यू आर्टिकल्स में होती है। रिव्यू आर्टिकल देखो, एक आर्टिकल होता है रिसर्च आर्टिकल, ठीक है, जो रिसर्च आर्टिकल होता है वो एक बंदे की रिसर्च, एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने रिसर्च जो की होती है, उसके बाद वो जो इन्फ्रेंस निकालता है वो रिसर्च आर्टिकल होता है। जैसे आप लोग जो अभी साइनॉप्सिस लिखेंगे, डेजर्टेशन लिखेंगे, दैट इज रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज होती है रिव्यू आर्टिकल्स या एनेस्थीसिया ट्यूटोरियल्स फॉर एग्जांपल। ये होते हैं कि कोई 100, 200, 300 उस टॉपिक के ऊपर जितनी रिसर्च आर्टिकल्स है ना, उनका वो रिव्यू करके आर्टिकल लिखा जाता है, विच इज कवरिंग अ टॉपिक, ठीक है। और उससे ज्यादा कोई ऑथेंटिक कोई चीज होती ही नहीं है। ये जो आपकी टॉपिक्स भी तो बताओ ना सर, ये कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो टॉपिक्स बताने के लिए मैं बैठा हुआ हूं आपके पास, आप शुरू तो करें ना, आप एक दफा शुरू तो कीजिए, ठीक है। आप और वो टॉपिक्स भी आपको आर्टिकल से मिलेंगे, मैंने तो हर चीज को अरेंज करके रखा है। मैंने आपको एक लिंक भेजा था, वो आपने खोल के देखा है? जो अभी ये एयरवे वाला आया सर? नहीं, उससे पहले मैंने आपको मैंने मैसेज किया था। एनीवेज वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक मिनट, अभी मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ जूम मीटिंग का, मैं आपको भी दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कीजिए। मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने टॉपिक, जो आपका क्वेश्चन है ना कि टॉपिक कैसे पिक करना है, आई विल आंसर, आई एम हियर टू आंसर ईच ऑफ योर क्वेरी। आई विल नॉट फिनिश द डिस्कशन बाय सेइंग मॉर्गन पढ़ लें, मॉर्गन में से ही पेपर आता है, यही आपके सीनियर्स बोलते हैं ना,